नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत क्षेत्र और आवेश के कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे और आवेश के मात्रकों के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं। हमारा इकाई एक विद्युत चुंबकत्व था, मतलब विद्युत चुंबकत्व पोर्शन का इकाई एक स्थिर विद्युत था, है ना। जिसके फर्स्ट पोर्शन को हमने विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल नाम दिया था। तो अभी तक हमने इस पाठ में आवेश पढ़ा। आवेश क्या होता है आपका, ये यहाँ पे हमने आवेश अभी तक पढ़ा हमने। आवेश क्या होता है? आवेश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद नंबर 2 पर हमने आवेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले थेल्स ने आवेश की खोज की थी। फिर विलियम गिलबर्ट ने इसे रेजिनस और विट्रस नाम दिया था और उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के आवेशों में बांटा था। इसके बाद हमने आवेश के गुण पढ़ा था, प्रमुख गुणों को, जिसको आप लोग पिछले वीडियो से रिवाइज कर लेंगे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण गुण जो हमारे सामने आया था, आवेश की योज्यता, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण, आवेश के प्रकार धनावेश, ऋणावेश, क्वांटीकरण का सिद्धांत और आवेश संरक्षण का सिद्धांत था, जिसे आप पिछले वीडियो को देखकर रिवाइज कर लीजिए एक बार। फिर चौथे भाग में हमने आवेश उत्पन्न करने की विधियां पढ़ी थी, जो कि 3 प्रकार की थी। घर्षण के द्वारा आवेश का उत्पादन, दूसरा आपका था प्रेरण के द्वारा आवेश का उत्पादन और तीसरा आपका था चालन के द्वारा आवेश का उत्पादन। यहीं पर हमने थोड़ा सा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी पढ़ा था और उसके बाद हमने आवेश का संसूचन कैसे किया जाए इसकी 2 विधियां देखी थी। 2 अलग अलग प्रकार के यंत्र देखे थे। पहला यंत्र जो था आपका वो इलेक्ट्रोस्कोप था, जिसके बारे में हमने अपने से बनाने के लिए भी एक विधि देखी थी कि कांच के बोतल के अंदर एक चालक छड़ को हुक टाइप का बना के लगा दीजिए, उसके ढक्कन में छिद्र करके, और उसमें 2 पतले कागज वी आकार से मोड़कर लटका दीजिए। जब भी आवेशित वस्तु को आप चालक तार से टच करेंगे तो दोनों पत्तियां फैल जाएंगी और अगर वस्तु आवेशित नहीं है तो पत्तियां नहीं फैलेंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई भी वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। और दूसरा प्रकार का यंत्र हमने पिथबाल पेंडुलम देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने अगले भाग में कूलाम के नियम को पढ़ा था। कूलाम का जो नियम था आपका, कूलाम के नियम से हमने देखा था कि किस प्रकार से, मतलब 2 आवेशों के मध्य जो बल लग रहा था उसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया था, जो कि कैलकुलेट करने पर हमारा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², या F = K Q1 Q2/r², जहाँ के कूलाम नियतांक था और इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर मिला था हमें। और इससे संबंधित इसके बाद हमने कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अभी कुछ और भी न्यूमेरिकल लगवाए जा सकते थे घड़ी वगैरह के, लेकिन समस्या ये थी कि कल के जो भी न्यूमेरिकल होमवर्क आपको दिए गए थे वीडियो में, तो किसी ने भी रिस्पांस नहीं किया, केवल एक बच्चे ने, शिवांशु सिंह ने रिस्पांस किया था। और मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर आपका रिस्पांस नहीं आएगा तो मैं न्यूमेरिकल नहीं लगवाऊंगा आपको, मैं आगे की थ्योरी पढ़ाने लगूंगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल लगाने होंगे तो आपको रिस्पांस देना अति आवश्यक है। इसके बाद कल के दूसरे भाग में मैंने एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन दिए थे, जो कि क्वांटीकरण के सिद्धांत और कूलाम के नियमों पर आधारित थे, लेकिन उस पर भी किसी भी बच्चे का रिस्पांस नहीं आया, ना तो ग्रुप में ना तो यूट्यूब के कमेंट में। तो इसीलिए मैं आज आपको आगे की थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ।
अगर आपको और भी न्यूमेरिकल लगाने की इच्छा होगी तो आपको रिस्पॉन्स यानी कि कमेंट देना अति आवश्यक होगा। चाहे आपका आंसर गलत हो या सही, ये आप बाद में चेक कर लोगे, लेकिन आपको तब भी आंसर बताना आवश्यक होगा। तो चलिए अगला भाग हमारा होगा कूलाम के नियम की सीमाएं, उसके बारे में देखते हैं। जब कूलाम के नियम की हम सीमाओं को देखने जाएंगे तो इसकी मुख्यतः दो सीमाएं हैं। पहली सीमा, यह बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है, और दूसरी सीमा यह है कि यह नियम ज़्यादा दूरियों पर लागू नहीं होता है। कैसे, आइए इसको समझते हैं। हमने व्युत्क्रम वर्ग का नियम जो पढ़ा था, लगभग 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण का बल जो है, जो पिछले साल 11वीं में आप लोग पढ़ कर आए हो। दूसरा व्युत्क्रम वर्ग का नियम आवेशों पर लगने वाला कूलाम बल है। और तीसरा व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम है वो है आपका चुंबकों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला सीमा इसका यह था कि यह नियम बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। याद करिए, पिछले साल जो गुरुत्वाकर्षण का बल हमने पढ़ा था वो बहुत बड़े द्रव्यमान के पिंडों पर ही लागू होता है ना। छोटे द्रव्यमान के पिंड अगर जैसे पृथ्वी पर ही 2 1 1 किलो के पिंडों को पास पास आप रखो तो इतना जल्दी वो प्रेक्षित नहीं होगा। पर जो हमारा ये बल है कूलाम का बल, ये बड़े आवेशों पर लागू नहीं होगा। चूंकि आगे जब हम पढ़ेंगे विभव वाला पोर्शन तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जब किसी भी बड़े पिंड को आवेश दिया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश उसके सतह पर वितरित हो जाता है। और जब हम दो आवेशों पर बल कैलकुलेट करने जाएंगे, बड़े आवेशों पर, मान लीजिए बड़े साइज के पिंडों पर, तो हम इनके केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी को कैलकुलेट करेंगे। परंतु जो इसका रेडियस होगा दोनों पिंडों का, वो इसके केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी को कुछ न कुछ कम कर देता है, जिससे दूरी हमारी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। चूंकि आवेश आपकी सतह पर था, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। तो मान लीजिए ये एक गोला था और एक ये गोला था, तो इनको दोनों को आवेश अगर दिया गया है तो हमने अभी अभी आपको बताया कि आपका संपूर्ण आवेश इनकी सतह पर वितरित होगा, है ना। पर हम जो दूरी देखेंगे इनके केंद्र से केंद्र तक की देखेंगे, और केंद्र से केंद्र तक की जो दूरी होगी उसके मध्य जब हम बल कैलकुलेट करने जाएंगे तो F = K × Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, जहां R क्या होगा, केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी होगी, ऐसा मिलेगा आपको। लेकिन ये जो परिणामी दूरी होगी उस दूरी में चूंकि आवेश कहाँ, सतहों पर वितरित है, तो अब दूरी केवल शेष आपकी यहाँ तक की रह जाएगी, है ना। तो दूरी का मान अपेक्षाकृत वास्तविक दूरी से कम हो गया है, अतः बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि आवेश का अगर आकार बड़ा होगा तो बल का मान ज़्यादा प्राप्त होगा, और छोटा होगा तो थोड़ा सा कम। इसीलिए इस नियम के लिए सीमा ये बता दी गई कि यह नियम केवल और केवल आपके आवेशों पर, बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। ठीक है, चलिए दूसरी चर्चा करते हैं। जैसे देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो गुरुत्वाकर्षण बल 15 करोड़ दूरी पर भी कैलकुलेट लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में कहा भी गया था पिछले साल कि यह बहुत ज़्यादा दूरियों पर कार्यरत होने वाला बल है। उसी प्रकार से आपका जो कूलाम का बल है वो अत्यंत कम दूरियों पर लागू होता है। ठीक है ना। तो ये दो सीमाएं हैं कि बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है, और दूसरा कम दूरी पर स्थित बल आवेशों पर ये कार्य करता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग आवेश के इकाइयों के बारे में। हालांकि जब हम आवेश के गुण पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि आवेश का एसआई यूनिट कूलाम या एम्पियर सेकेंड होता है ना। और कूलाम नामक वैज्ञानिक के सम्मान में इसका आवेश का मात्रक रखा गया था। वही चर्चा हम फिर से दोहराते हैं कि आवेश की इकाइयों की चर्चा कर रहे थे। तो आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है, जिसे हम एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं, और इसे कैपिटल C के द्वारा दर्शाया जाता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। देखिए अगर कूलाम को हम परिभाषित करने जाएं कि एक कूलाम क्या है,
तो इसके लिए हम कूलाम के नियम पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कूलाम के नियम को देखा जाए अगर, तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए होता है ना, जहाँ Q1 और Q2 को अगर हम एक कूलाम ले लें जिसकी हमें परिभाषा देनी है, और इन दोनों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर ले लिया जाए, तब कूलाम नियतांक का मान 9×10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो ये सारे मान अगर पहले समीकरण में यहाँ पे रखने पर, कैलकुलेशन करने पर हमें F इक्वल टू 9×10⁻9 न्यूटन प्राप्त होगा। तो इसके आधार पर एक कूलाम की परिभाषा बनेगी कि वायु या निर्वात में दो समान आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर यदि उनके मध्य लगने वाला बल 9×10⁻9 न्यूटन हो, तो इस प्रकार के आवेशों को एक कूलाम आवेश कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा हम एक कूलाम की एक और परिभाषा बता सकते हैं। जैसे हमने पहले आपको बता रखा कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तब धारा I बराबर आवेश Q अपान समय T। तो तिर्यक गुणा करने पर हमें क्या मिलता था, Q बराबर I इंटू टी। तब यदि हम I यानी कि धारा को 1 एम्पियर ले लें और समय को 1 सेकेंड, तब Q बराबर हमारा कितना प्राप्त होगा, 1 कूलाम। तो किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को 1 कूलाम कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने एक कूलाम की दो परिभाषाएं देखी। पहली कूलाम बल के आधार पर, तो जहां पर वायु या निर्वात में दो समान आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रख देने पर इनके मध्य 9×10⁻9 न्यूटन का यदि बल लगता है, तब इन दोनों आवेशों को एक कूलाम का आवेश कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा हमने धारा के आधार पर देखी कि किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को 1 कूलाम आवेश कहा जाता है। इसके बाद कूलाम के आवेश के अन्य मात्रकों के लिए, ये तो एसआई मात्रक के कूलाम की चर्चा हुई थी। अगले प्रकार का जब सीजीएस मात्रक में हम जाने जाएंगे, तो सीजीएस मात्रक आवेश का 2 प्रकार से निर्धारित किया जाता है। पहला स्थिर विद्युत इकाई कहा जाता है और दूसरा विद्युत चुंबकीय इकाई। चलिए पहली इसमें से इकाई स्थिर विद्युत इकाई की अपन लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आवेश की जो स्थिर विद्युत इकाई होती है उसे स्थैत कूलाम या फ्रैंकलिन कहा जाता है। हालांकि इसे सबसे छोटी पद्धतियों के आधार पर सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, जहां एक कूलाम में 3×10⁻9 स्थैत कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। स्थैत कूलाम को STC और फ्रैंकलिन को FR के द्वारा दर्शाया जाता है। और स्थिर विद्युत इकाई को शॉर्ट फॉर्म ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है। ठीक ना। आवेश की दूसरी सीजीएस इकाई विद्युत चुंबकीय इकाई होती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी कहा जाता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म EMU होता है। आवेश की विद्युत चुंबकीय इकाई एब कूलाम होती है, जहां एक कूलाम में 1/10 एब कूलाम होता है। ठीक है, तो ये तो सीजीएस इकाई के बारे में चर्चा हो गई। आवेश के, अब चूंकि हमने आपको एक दिन एक न्यूमेरिकल के द्वारा जहां 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कूलाम कितनी बड़ी इकाई होती है। तो इसके लिए कुछ अन्य इकाइयाँ भी, छोटी इकाइयाँ भी निर्धारित की गई हैं, ताकि व्यवहारिक जीवन में भी इसका यूज किया जा सके, उपयोग किया जा सके। तो पहली इकाई होती है उसमें से माइक्रो कूलाम, छोटी इकाई, जहां एक माइक्रो कूलाम में 10⁻6 कूलाम होता है। ठीक है, इसी का सर्वाधिक यूज किया जाता है। इससे भी छोटी एक इकाई होती है नैनो कूलाम, जहां एक कूलाम में 10⁹9 कूलाम होता है। जबकि तीसरी छोटी इकाई आपकी पीको कूलाम, जो व्यवहारिक रूप से यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, एक पीको कूलाम में 10⁻12 कूलाम होता है।
इसके अलावा और भी बृहद पैमाने से प्रायोगिक रूप से काफ़ी बड़ी इकाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस बड़ी इकाई में सबसे बड़ा मात्रक, जो सबसे बड़ी इकाई होती है इसकी, वो फैरड होती है, जहां एक फैरड में 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ इतने के बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा यदि देखने जाएं तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश के प्रभावों को अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग आप लोगों ने किया था कि पेन को जब आप अपने सूखे बालों में रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो आकर्षित करता था। आइए इस प्रयोग को 3 स्थितियों में देखने की कोशिश करें। सबसे पहले हम कागज़ के कुछ टुकड़े यहाँ पे ले लेते हैं और एक पेन को सूखे बालों में रगड़कर इससे काफ़ी दूर रखते हैं। तब हम देखते हैं कि कागज़ के टुकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर जब पेन को हम इससे थोड़ा पास ले जाते हैं तो एक स्थिति के बाद ये कागज़ के टुकड़े पेन के प्रभाव से हिलना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि इन पर अब थोड़ा थोड़ा बल लगने लगा। और अधिक पास ले जाने पर ये कागज़ के टुकड़े पेन से जाकर चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार हमने इन प्रयोगों को द्वारा देखा कि जैसे जैसे पेन को पास ले जाया जाता है तो कागज़ के टुकड़ों पर हल्का हल्का बल लगना प्रारंभ हो जाता है। जबकि फिर आपको मालूम है कि पेन को बाल से रगड़ने के बाद पेन आवेशित हो गया था, तो इस आवेशित पेन से एक निश्चित दूरी तक ही कागज़ के टुकड़े बल का अनुभव कर रहे थे। इससे ज़्यादा दूरी पर इन पर बल नहीं लग रहा था, इन पर कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न हो रहा था। तो इसके आधार पर हमने आवेश विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश के प्रभावों को अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, ये तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। आइए विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में जानते हैं। तो इसकी परिभाषा आपकी है, विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उस बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र को कैपिटल E से दर्शाया जाता है, जहां अगर दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F हो तो उसमें से अगर आप एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश Q0 का भाग दे दोगे तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसका मात्रक देखिए, बल का मात्रक न्यूटन है और आवेश का मात्रक कूलाम्ब है, तो न्यूटन प्रति कूलाम्ब होता है। यहाँ देखिए, इसके बाद अगर विमीय सूत्र की चर्चा करने जाएं तो बल का विमीय सूत्र MLT इनवर्स 2 होता है और आवेश का विमीय सूत्र, चूंकि आवेश Q बराबर I इंटू टी होता था, तो I का मात्रक एम्पियर और T का विमा कैपिटल T, तो इसलिए आवेश की विमा क्या हो जाती है, AT। तो ऊपर बल है तो ऊपर बल की विमा रख दिया गया, नीचे आवेश है तो नीचे आवेश की विमा रख दिया गया। जब हम AT को ऊपर ले जाएंगे तो दोनों की घात ऋणात्मक हो जाएगी, जिससे हमें विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र MLT इनवर्स 3A इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बात और जान लीजिए, चूंकि विद्युत क्षेत्र बल से व्युत्पन्न राशि है और बल आपका कैसी राशि होती है, सदिश राशि, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होती है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। इस परिभाषा में एक टर्म आया था, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश क्या है। तो इसको परिभाषित करने के लिए हम बता रहे हैं, ये एक धनावेश है, तो ऐसा धनावेश जिसका परिमाण 1 इकाई होता है, यानी 1 होता है। इस प्रकार के आवेश को एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश कहा जाता है और इसे Q0 से दर्शाया जाता है। अब देखिए, अगर SI मात्रकों में हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो 1 कूलाम्ब होना चाहिए परीक्षण आवेश का मान। अगर CGS मात्रकों में कोई कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो 1 एब कूलाम्ब या 1 स्थैत कूलाम्ब होना चाहिए। और अगर इसके आगे और भी हम चर्चा को बढ़ाते हैं तो ये होना मतलब जैसे माइक्रो कूलाम्ब, तो 1 माइक्रो कूलाम्ब को परीक्षण आवेश कहा जाएगा, है ना। नैनो कूलाम्ब को तो 1 नैनो कूलाम्ब को परीक्षण आवेश कहा जाएगा, इस प्रकार से, है ना। तो इसे ही एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश कहा जाता है।
चलिए आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके आधार पर आगे की सारे चीज़ें स्टार्ट होंगी, पढ़ने के बिंदु स्टार्ट होंगे। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्लस क्यू आवेश है जिसका विद्युत क्षेत्र इस काली लाइन के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि इतनी दूरी के अंदर कोई भी अगर दूसरी वस्तु आ जाएगा तो इसके कारण बल का अनुभव या इसके प्रभाव को अनुभव करने लगेगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है। तब आप देखिए इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बटे आर का स्क्वायर। Q इंटू क्यू नॉट बटे आर का स्क्वायर समीकरण फर्स्ट। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा होती है उस परिभाषा के अनुसार क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था कि E बराबर बल F अपान क्यू नॉट समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में जो भी F का मान था उसे समीकरण 2 में F की जगह पर हम प्लेस करेंगे। तो देखिए F की जगह पर हमारा 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपान आर का स्क्वायर, और इसके बटे में पहले से क्यू नॉट था तो उस क्यू नॉट को हम यहाँ पे बटे में रख दिया है। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट जब कट जाएगा तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपान आर का स्क्वायर। तो यही है बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसे डिटेल में भी एक बार देख लेते हैं। हमारा व्यंजक क्या आया, E बराबर 1/4πε0 Q अपान आर का स्क्वायर, जिसे हम इस नियतांक को K भी लिखते हैं, कूलाम नियतांक। तो E बराबर KQ अपान आर का स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से आगे की कैलकुलेशन के लिए आप इसे इस प्रकार से याद कर लें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो बच्चों यही है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसे ध्यान से देख लीजिए। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करते हैं, छोटा सा, बिल्कुल आसान सा, कि दो कूलाम्ब के दो आवेशों को एक दूसरे से क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एक 2 कूलाम्ब का आवेश रखा गया है जिससे 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। सबसे पहले देखिए आवेश आपको कितना दिया गया है, 2 कूलाम्ब, और इससे कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, 1 मीटर की दूरी पर, R बराबर 1 मीटर। तो आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कूलाम नियतांक K इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर होता है। तो सभी का मान हम प्लेस करते हैं। तो E बराबर 9 × 10⁹ जो कि कूलाम नियतांक का मान है, और आवेश की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 2 कूलाम, बटे दोनों के मध्य की दूरी 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर। आगे कैलकुलेट किए जाने पर 1 का स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो 2 में 1 का भाग दोगे तो 2 ही रहेगा, और 2 का गुणा जब आप 9 से करोगे तो 9 दूनी 18। तो इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 18 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम आएगा। ठीक है। तो अब बेसिक सवाल आप लोग बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो, है ना। आगे एक होमवर्क आपको दिया जा रहा है जिसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कि 4 माइक्रो कूलाम के 2 आवेशों को 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 4 माइक्रो कूलाम के 4 माइक्रो कूलाम के आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। देखिए बेसिक न्यूमेरिकल थे तो मैंने 2 न्यूमेरिकल आपको करवा दिया, एक होमवर्क दे दिया जिसे आप कर लोगे। ध्यान रखना कि इसमें माइक्रो कूलाम को आपको कूलाम में बदलना पड़ेगा। तो 4 माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 4 × 10⁻⁶ रखना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा SI मात्रक में। तो SI मात्रक इसका क्या होता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² का आपको गुणा करना पड़ेगा, तब ये मीटर में बदल जाएगा। फिर इन दोनों मानों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले व्यंजक में आप रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल और भी सॉल्व करने हैं तो आपको इसका आंसर सही या गलत जो भी आए उसे व्हाट्सएप ग्रुप में या आपको हमारे YouTube चैनल में कमेंट के माध्यम से हमें बताना आवश्यक होगा, नहीं तो कल मैं आगे की थ्योरी ही पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही बच्चों,
मिलते हैं फिर कल।